माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी इस सदन में कोई बिल पेश करते हैं तो उस बिल का कोई कारण या उद्देश्य होता है, और वैसे ही इस बिल का भी कोई फोकस है, कारण है और उद्देश्य है, वो है हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य। इस बिल में यहाँ लिखा है, दिस इज़ अ बिल टू मेक प्रोविजंस फॉर कोचिंग सेंटर्स ऑफ द स्टेट टू रजिस्टर, कंट्रोल, regulate and determine minimum standards and requirements for registration of such centers, to take care of interests of students and provide them career guidance and psychological counseling for mental well-being, to take appropriate measures to provide security and reduce stress among students enrolled in the coaching centers, and to provide better academic support and holistic development of students in preparation of different competitive examinations and admission into specialized institutions, etc., and for matters connected therein or incidental thereto। और इस बिल में हमें ये देखना है कि क्या हम यही कारण और उद्देश्य से ये बिल में सभी पॉइंट्स शामिल कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे बिल में आती हूँ। तो आपने पेज नंबर 4 में जो राज्य स्तर की कमेटी का जिक्र करा है और पेज नंबर 8 में जिला स्तर की कमेटी के बारे में लिखा है, तो इसमें आपने सिर्फ अधिकारी लिए हैं या अधिकारी द्वारा आप किसी को नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स लॉबी हो या कोई भी हो ऐसे, परंतु एक भी जनप्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल नहीं होगा। जबकि मेरा आपके माध्यम से ये सुझाव है कि इस कमेटी में स्थानीय विधायक को शामिल करना बहुत ज़रूरी होगा। मेरा एक और सुझाव है, आपने पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 10 में आपने विद्यार्थी के बैठने के स्थान के बारे में जो 1 मीटर की जो परिधि के बारे में लिखा है, पर आपने ये नहीं बताया है कि आप इसको कैसे निर्धारण करेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे बेटर होगा अगर आप ये तय करें कि एक टीचर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, और साथ ही जो आपने एक ब्लैंकेट रूल्स बनाए हैं सभी कोचिंग सेंटर्स पे, तो जैसे हमारे इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं एज पर इनकम, वैसे जो कोचिंग स्टूडेंट्स जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं और छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, उस पे एक ही ब्लैंकेट रूल मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। अलग अलग स्लैब के तहत उनको अगर हम नियम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जो छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी अच्छा, उनकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। ऐसे माननीय सदस्य जो शाहपुरा से आते हैं, मनीष यादव जी, उन्होंने भी जिक्र करा था सुपर 30 का, जो आनंद कुमार जी चला रहे थे, तो वो जो 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और जहां 3000 बच्चे हैं, एक रूल उन दोनों पे लागू करना मेरे हिसाब से ये सुझाव आप इसमें देख लें। साथ ही केंद्र सरकार के गाइडलाइंस द्वारा अशोक कुमार की कमेटी में कोचिंग सेंटर्स के लिए बोला गया था कि इन 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इश्यूड गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स emphasizing fair practices, banning misleading claims and prohibiting intake of students below 16 years of age। मेरे ख्याल से ये, और साथ ही उन्होंने एक और जो महिला विद्यार्थी और दिव्यांग छात्राओं को प्राथमिकता देने की बात रखी है। शायद गलती से ये सुझाव रह गए होंगे, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये बिल और बेहतर बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमें ध्यान देना है कि हम चाहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर्स को भी, हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हम जो जनप्रतिनिधि है, कोचिंग सेंटर्स भी हमारे हैं और वो हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पे भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और एक रोज़गार का एक अवसर पैदा करते हैं, नॉट जस्ट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली भी। उनकी सब्सिडीज़ जो होती हैं वो भी एक आर्थिक स्थिति का अवसर जो प्रदान करती हैं बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडीज़ को।
तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, परंतु बच्चों का भी ध्यान रखना है और अभिभावकों का भी ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो कभी माँ बाप, जो मेरे पहले भी पूर्व बहुत सारे माननीय सदस्य ने इस बात के बारे में बोला है कि कई अभिभावक अपना सब जमीन, घर, जायदाद, जेवर बेच के अपने बच्चों को जो कोचिंग कराते हैं, तो फिर ये जो प्रेशर बच्चों पे पड़ता है कि हमने आपके लिए सब कुछ बेच दिया है, तो फिर हमने ये क्या देखा है कि उस बच्चे में एप्टीट्यूड क्या है, क्या वो वाकई डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं। तो उनके साथ बच्चों के काउंसलिंग के साथ साथ जो पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पे थोपते हैं, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, एक जो बहुत उनके साथ जो एक और चलता है इस द हॉस्टल्स। तो कई हॉस्टल्स के नियम और प्रावधान को भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां बेसिक एमिनिटीज़ नहीं दिए जा रहे हैं बच्चों को। कई ऐसे सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं जहां कमरे में रोशनदान तक नहीं है और शुद्ध पेयजल बच्चों को पीने के लिए नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ ऐसे है जहाँ बोरिंग का पानी पीते हैं। तो अगर हम इन एमिनिटीज़ और बच्चों के लिए इन पे भी ध्यान देंगे तो शायद बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग की बात यहाँ कहीं नहीं की गई है, तो इसको भी अगर जोड़ के अगर हम इसमें कार्य करेंगे और इस बिल को लाएंगे तो वो भी रहेगा। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि जो कोचिंग सेंटर्स है, अगर हम उनको अच्छा वातावरण बच्चों के लिए दें और अच्छी सुविधाएं दें, तो मुझे लगता है अपने आप अभिभावक हमारे प्रदेश में, राजस्थान में, वो प्रेफर करेंगे कि इतनी अच्छी सुविधाएं अगर हम इस प्रदेश में दे रहे हैं तो वो क्यों अपने बच्चों को दूसरे प्रदेश में भेजेंगे। तो इस लक्ष्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये बिल और बेहतर बनेगा। ये मेरे सुझाव है। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो मैंने जनमत जानने के लिए ये बिल रखा है उसको मैं वापस लेती हूँ। धन्यवाद। श्री घनश्याम।